नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हूं अजय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेनिथ एकेडमी क्लास। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विलयन के अणुसंघ के गुणधर्म, विसरण, परासरण और अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म। विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म। सबसे पहले देखा जाए कि विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, तो जैसा कि विद्यार्थियों इसके नाम से पता चल रहा है कि हमें क्या चाहिए, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य मतलब अणुओं की संख्या, मतलब हमारे विलयन का कोई भी ऐसा गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो। मतलब विलयन का कोई भी ऐसा गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो, उसे हम बोलेंगे उसका अणुसंख्य गुणधर्म। जैसे हम कहें कि भाई किसी जल को हमें गर्म करना है और उसे उबालना है, मतलब जल का टेम्परेचर उसके क्वथनांक के बराबर करना है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि जल जब भी उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। अब चाहे वो 1 लीटर हो, चाहे 10 लीटर हो, चाहे 100 लीटर, कितना भी जल हम लेंगे वो उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या इसका क्वथनांक हमारे अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि चाहे हमारा जल 1 लीटर हो, चाहे 10 लीटर हो, चाहे 100 लीटर हो, उबलेगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही। मतलब इसका क्वथनांक अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, तो अगर जल की मात्रा कम है तो कम ऊष्मा चाहिए, अगर जल की मात्रा ज्यादा है तो अधिक ऊष्मा चाहिए। मतलब जो ऊष्मा की मात्रा है वो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है। इसका मतलब जो हमारे ऊष्मा की मात्रा होगी वो अणुसंख्य गुणधर्म होगी। तो कंफर्म है कि अणुसंख्य गुणधर्म कि जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करेगा वो अणुसंख्य गुणधर्म। तो अणुसंख्य गुणधर्म की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी विलयन का वह गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। उसे हम विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। जैसे जैसे क्या है, जैसे हमारा क्वथनांक उन्नयन,
हिमांक अवनमन, ऊष्माधारिता, ये सब हमारे अणुसंघ के गुणधर्म, और इन अणुसंघ के गुणधर्मों के बारे में हमें डीपली पढ़ना भी है। ये जो स्टार्टिंग के दो अणुसंघ के गुणधर्म हमने लिखे हैं, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन, इसे हमें बड़ी डीपली पढ़ना भी है। क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन ज्ञात करने की विधियां भी हमें पढ़ी। तो ये हमारे विलयन के अणुसंघ के गुणधर्म। अब अणुसंघ के गुणधर्म के बाद बात आती है हमारे अर्धपारगम्य झिल्ली की। किसकी बात आती है? अर्धपारगम्य झिल्ली की। अब देखा जाए कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है क्या। तो साथियों, अर्ध मतलब आधा और पारगम्य मतलब आर पार निकलने वाला। मतलब कोई ऐसी झिल्ली जिससे दिए गए पदार्थ का आधा भाग तो पार निकल जाए, लेकिन शेष आधा भाग पार न निकल पाए, तो वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। जैसे सबके घरों में इस्तेमाल होने वाली चाय छन्नी, हमने चाय बनाया, चाय बनाने के लिए हमने चाय पत्ती मिलाई, चीनी मिलाया, फिर जब हमने चाय को छानना शुरू किया तो चाय छन्नी में चाय पत्ती के अणु रुक गए, लेकिन शेष अणु क्या हो गए? निष्कासित। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिससे हमारे आधे अणु तो निष्कासित हो रहे हैं, लेकिन आधे अणु निष्कासित नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहां पर जो हम अर्धपारगम्य झिल्ली की चर्चा कर रहे हैं, ये अर्धपारगम्य झिल्ली हमारे विलयन के लिए। और विलयन की बात करें तो विलयन के कितने घटक पढ़े आपने? 2 घटक। एक घटक आपने पढ़ा विलेय और दूसरा घटक आपने पढ़ा विलायक। 2 घटक पढ़े हैं हमने। एक घटक हमने क्या पढ़ा है? विलेय, और दूसरा घटक हमने क्या पढ़ा है? विलायक। तो हमारी जो अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं, उनसे विलायक के कण तो आर पार निकलते हैं, लेकिन विलेय के कण आर पार नहीं निकलते। मतलब कोई भी ऐसी झिल्ली जिससे विलायक के कण तो आर पार निकलेंगे, लेकिन विलेय के कण आर पार नहीं निकलेंगे, उसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे हमारे शरीर की जो त्वचा है, हमारे शरीर की त्वचा अर्धपारगम्य झिल्ली है। जैसे गर्मियों में हमें पसीना होता है तो हमारे शरीर से जल क्या हो रहा है? निष्कासित हो रहा है। लेकिन हमारे शरीर में जो द्रव उपस्थित है वो केवल जल तो है नहीं, हमारे शरीर में रक्त भी उपस्थित है। लेकिन क्या इस त्वचा से कभी रक्त बाहर निकलता है? रक्त तब बाहर निकलेगा जब त्वचा कट जाए, अन्यथा हमारी त्वचा से रक्त नहीं निकलने वाला है, हमारी त्वचा से पसीना बाहर निकलेगा। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली आप कंफर्म है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? तो वे झिल्लियां जिनसे विलायक के अणु आर पार निकलते हैं, किंतु विलेय के अणु आर पार नहीं निकलते, उन्हें अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते। अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं। अब ये जो अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं,
ये अर्ध पारगम्य झिल्लियां निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। अब देखा जाए कि भाई ये दो प्रकार क्या क्या। एक है हमारी प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, जो हमारे जंतुओं और वनस्पतियों में पहले से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। वो है प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे अभी हमने कहा कि हमारे शरीर की त्वचा, या फिर जो अंडे के ऊपर झिल्ली आपने देखी है, वो अंडे के ऊपर की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। अगर ये अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती तो अंडे को उबालने पर अंडा ठोस नहीं हो जाता। या फिर हमारा जो किशमिश है, इस किशमिश के बाहर की जो कोशिका भित्ति है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। और यही रीजन है कि जब हम किशमिश को पानी में भिगाते हैं तो किशमिश क्या होता है, फूल जाता है। चना भी है, मटर है, इन सबके ऊपर एक कोशिका भित्ति है, और ये कोशिका भित्ति अर्धपारगम्य झिल्ली है, और ये हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। इसे हम कहते हैं प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। दूसरा आता है कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। तो कुछ ऐसी भी अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं जिनका निर्माण हम प्रयोगशाला में विभिन्न कृत्रिम विधियों से करते हैं। जैसे हम बनाते हैं फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है, क्योंकि इसका निर्माण हम कृत्रिम विधियों के द्वारा कर रहे हैं। तो साथियों, अर्धपारगम्य झिल्लियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, और दूसरी है कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। तो हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्लियां दो प्रकार की, एक प्राकृतिक और दूसरी कृत्रिम। प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्लियां क्या है? तो जंतु तथा वनस्पति जगत में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली अर्धपारगम्य झिल्लियों को प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे हमने बताया, जैसे त्वचा, किशमिश की कोशिका भित्ति, अंडे की झिल्ली, ये सब क्या है? प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, तो वे अर्धपारगम्य झिल्लियां जिनका निर्माण प्रयोगशाला में विभिन्न कृत्रिम विधियों द्वारा किया जाता है, उन्हें कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे हमने कहा कि इसका एग्जाम्पल क्या है? फिल्टर पेपर। तो ये है साथियों कि अड़ुसन के गुणधर्म क्या है और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। तो अब इस पाठ में
जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो अगला टॉपिक है हमारा विसरण। अगला टॉपिक क्या है? विसरण। अब देखा जाए कि भाई विसरण होता क्या है। विसरण के बारे में देखें कि विसरण है क्या। विसरण मतलब डिफ्यूजन। अब देखा जाए कि विसरण क्या है। जैसे हमारे पास एक बाल्टी में पानी है। इस बाल्टी के पानी में अगर हम 2-4 बूंद नील डाल दें, बस सफेद कपड़े हम पहनते हैं तो उस पर नील लगाने की आवश्यकता पड़ती है, और हम सभी के घरों में नील बड़े आसानी से उपलब्ध है। तो ये हम देख सकते हैं कि हम क्या करें, एक बाल्टी में पानी लें और उस बाल्टी के पानी में 2-4 बूंद नील गिरा दें, और इस 2-4 बूंद नील को गिरा के आराम से देखिए क्रिया क्या हो रही है। ये नील की बूंद पहले कुछ नीचे तक आएगी और फिर बारीक लाइनों के रूप में पूरे जल में घुलना शुरू करेगी। तो जो नील की बूंद है, इस नील की बूंद में नील की सांद्रता बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बाकी की बाल्टी है जिसमें हमने पानी भर रखा है उसमें सांद्रता कम है। तो नील के कण गति किधर कर रहे हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। जैसे इसे ऐसे समझे कि हमारे पास एक बाल्टी का पानी है। इस बाल्टी के पानी में हमने 2-4 बूंद नील गिरा दिया, तो नील की जो बूंद हम गिराएंगे वो पहले नीचे आएगी और नीचे आने के बाद पतली पतली लाइन के रूप में इस पूरे जल में धीरे धीरे घुलना शुरू कर देगी। मतलब जो नील की बूंद है, इस नील की बूंद में नील की सांद्रता अधिक है और जो शेष पानी है इसमें सांद्रता कम है। मतलब हमारे जो विलय के कण हैं, ये विलय के कण क्या कर रहे हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं, और गति करने के बाद विलयन का निर्माण कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये नील पूरे पानी में मिल जाएगा और नील और पानी का एक विलयन बनके तैयार हो जाएगा। तो ये घटना विसरण है। तो विसरण है क्या? कि हमारे विलय के कणों का अधिक सांद्रता के विलयन से कम सांद्रता के विलयन की ओर गति करना, इसे हम क्या बोलते हैं? विसरण। तो विसरण क्या है? कि विलय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करके अंततः विलयन का निर्माण करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं कि हमारे किसी भी विलय के कण का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करके विलयन का निर्माण करना क्या कहलाएगा? विसरण। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे चले तो विसरण के बाद आता है परासरण। विसरण के बाद किसका नंबर है? परासरण का। परासरण देखा जाए ऑस्मोसिस। परासरण है क्या? भाई परासरण की क्रिया में हमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ेगी। इस विसरण में किसी झिल्ली का कहीं कोई जिक्र नहीं, ये स्वतंत्र रूप से होने वाली घटना है। लेकिन परासरण के लिए हमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ेगी।
और हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के कणों को आर पार गुजारा है। अर्ध पारगम्य झिल्ली से कभी विलेय के कण आर पार नहीं गुजरते। और थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारे विलायक के कण किस तरफ गति करते हैं। तो भाई हमारे विलायक की उपस्थिति हमारे विलेय की सांद्रता को मेंटेन करती है। मतलब मान लीजिए कि एक जगह पर हमने शरबत बना के रखा है, इस शरबत में चीनी ज्यादा है। एक और जगह पर हमने शरबत बना के रखा है, इसमें चीनी कम है। मतलब ये शरबत ज्यादा मीठा होगा और ये शरबत कम मीठा होगा। अब दोनों शरबत को मिला दिया जाए, दोनों शरबत अगर हम मिला दें तो अब एक नया शरबत बनके तैयार होगा। वो न तो इसके पहले शरबत जैसा ज्यादा मीठा होगा, न तो दूसरे शरबत जैसा कम मीठा होगा। उसका टेस्ट कुछ अलग होगा जो दोनों से डिफरेंट होगा। मतलब पहले वाले से कम मीठा और दूसरे वाले से ज्यादा मीठा। हुआ क्या, जहां चीनी की मात्रा ज्यादा है वहां पानी कम है, और जहां चीनी की मात्रा कम है वहां पानी ज्यादा है। तो पानी के कणों ने किया क्या कि जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है वहां से कम पानी की ओर गति करना शुरू किया, या फिर कहें कि जहां चीनी की मात्रा कम थी उससे उस तरफ गति करना शुरू किया जहां चीनी की मात्रा कम थी। अब इसमें पानी की मात्रा बढ़ी तो शरबत कम मीठा हो गया, और इसमें पानी की मात्रा घटी तो ये ज्यादा मीठा हो गया। मतलब हमारे जल के कणों ने गति किधर की है, जिधर कम चीनी की मात्रा थी उससे ज्यादा चीनी की मात्रा की हो। चीनी की मात्रा कम थी तो ये विलयन कैसा था, तनु, और चीनी की मात्रा ज्यादा है तो ये विलयन कैसा है, सांद्र। मतलब विलायक के कण की खासियत है कि विलायक का कण हमेशा तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करता है, तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करता है। तो हमारे डेफिनेशन में भी हमें बताना है कि परासरण है क्या, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कणों का, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कणों का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, या फिर कहिए तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। कंफर्म है कि किसी विलायक के कणों का किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। तो कंफर्म है, तो आइए देखा जाए कि परासरण है क्या। तो परासरण है क्या कि किसी विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। कंफर्म। अब जो परासरण है, ये परासरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक है अंतःपरासरण और दूसरा है बाह्य परासरण।
अब अंतःपरासरण क्या है कि अगर हमारा विलायक किसी बाहरी माध्यम से पदार्थ के भीतर की ओर गति कर रहा है, जैसे हमने किशमिश को पानी में डुबा दिया, तो जल के कण बाहर से किशमिश के अंदर की ओर गति करते हैं। कोई चना है, इस चने को हमने पानी में भिगा दिया, तो जल के कण बाहर से चने के अंदर की ओर गति करते हैं। इसको हम कहते हैं अंतःपरासरण, क्योंकि विलायक के कण पदार्थ के भीतर की ओर गति करते हैं। बाह्य परासरण, तो जब विलायक के कण पदार्थ से बाहर की ओर गति करेंगे, जैसे अंगूर से जब हम किशमिश का निर्माण करते हैं, तो हम करते क्या है कि एक गाढ़ा चीनी का घोल बनाते हैं और गाढ़े चीनी के घोल में अंगूर के दाने को डालते हैं। और गाढ़े चीनी के घोल में अंगूर के दाने को डालने से क्या हुआ भाई, अंगूर के अंदर चीनी की मात्रा कम है और ये जो चीनी का घोल बनाए हैं इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है। और हमने कहा कि विलायक के कण तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करेंगे, तो जहां मात्रा कम है वो तन विलयन और जहां मात्रा अधिक है वो सांद्र विलयन। तो अब जल के कण अंगूर से बाहर की ओर निकलते हैं, अंगूर से बाहर की ओर निकलते हैं और ये अंगूर सिकुड़ कर पतला हो जाता है, जिसके फलस्वरूप किशमिश बनता है। तो यहां पर जल के कण अंगूर से बाहर की ओर गति कर रहे हैं, तो ये कैसा परासरण है, बाह्य परासरण। तो परासरण दो प्रकार के, अंतःपरासरण क्या है, तो जब विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा बाह्य माध्यम से पदार्थ के भीतर की ओर गति करते हैं, तो उसे अंतःपरासरण कहते हैं। जैसे हमने बताया कि किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश का फूल जाना, यह अंतःपरासरण। बाह्य परासरण, तो जब विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर पदार्थ के बाहर निष्कासित होते हैं, तो इसे बाह्य परासरण कहते हैं। जैसे अंगूर के दाने को गाढ़े चीनी के घोल में डालने पर जल के अणु अंगूर से चीनी के घोल में निष्कासित होते हैं,
और अंगूर का दाना सिकुड़ जाता है। ये क्या है? बाह्य परासरण। तो ये है कि भाई विसरण क्या है, परासरण क्या है, और परासरण कितने प्रकार का होता है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहां तक के टॉपिक आप सभी को क्लियर होने चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।